नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 के आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो 24 तारीख आज आ गया की है, 24 दिसंबर की। कल 23 दिसंबर को सबसे लास्ट में जो एसएसटी वाला पेपर था उसका सॉल्यूशन देखा था। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना जो है वो किसकी है? तो ये रचना गजानन माधव मुक्तिबोध। सेकंड वाला ऑप्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा, इनकी रचना है। कहा था आपसे एक ना एक रचना इनकी अवश्य आती है। ये मैराथन में सारे बताए थे कौन से व्यंजन किस में आते हैं। तो शाह शाह शाह, और यहाँ पर देखिए व्या करके लिखा हुआ है ना, इन्होंने अलग अलग कर दिया। मतलब पूछा यहीं तक है, हा भी आता है आपको पता है। इन्होंने व्यंजन को अलग अलग कर दिया है, मतलब लिखा व्यंजन ही है। तो शाह 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 ये सब ऊष्म व्यंजन में आते हैं। सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिमल काव्य के रचयिता, ये तो शायद प्रीवियस ईयर रिपीट ही दे दिया इन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फोर्थ वाला ऑप्शन, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो रचना आसान है। चौथा प्रश्न देखते हैं, स्वह का अर्थ जो है वो क्या होता है? स्वह का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्पी पूछा गया था, अब्ज शब्द का अर्थ। तो अब्ज का मतलब जल से उत्पन्न भी होता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो शंख भी होता है और आपका कमल भी होता है। जब दो ऑप्शन सही हो गए तो कपूर भी आ जाएगा। उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पोर्शन, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश। तो ये तो आप लिख सकते थे, क्या कुछ उपयोगिता है। दूसरा प्रश्न था सातवां नंबर, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में दो वाक्य। तो पहला वाक्य तो जो सबसे सरल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विद्या विनयम ददाति, वो आप लिख सकते थे। दूसरा वाक्य आप एक लिख सकते थे कि विद्या बहुविद्या भवन्ति। ये यथा मतलब विद्या में बहुत सी विद्याएं आती हैं, जैसे कि साहित्य यानी यथा साहित्यम संगीतम, या संगीत कला विज्ञानम इति, ऐसे करके लिख सकते थे दूसरे वाक्य के तौर पर। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य की तीन विधाओं के नाम। तो कोई भी तीन लिखनी थी आप इसमें लिख सकते थे। जैसे निबंध हो गया, गद्य में ही तो आता है आपका। जो पद्य मैंने बताया था ना कि जो पद्य होता है उसमें कविताएं वगैरह आती हैं, और जो गद्य वाला होता है उसमें निबंध वाला पोर्शन। तो निबंध के अलावा नाटक भी तो आपका इसी पोर्शन में आ जाता है, एकांकी इसी में आपका आ जाता है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। और आपका उपन्यास आप इसमें लिख सकते हैं, और आपका कहानियां आप के तौर पर भी तो आपका इसी में ही आता है, तो कहानी आप लिख सकते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। मौन पठन के उद्देश्य क्या होते हैं? मौन पठन में मैंने बताया ना कि आप अगर मन में पढ़ रहे हैं, बिना बोले पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन फायदा ये होता है आप तेजी से पढ़ सकते हैं। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना। दूसरा है, जब आप मन में पढ़ते हैं तो चीजें आपको समझ में अच्छे से आती हैं, यानी छात्रों की बोध शक्ति को विकसित करना। और छात्रों में खुद से अध्याय करना, स्वाध्याय जो होता है ना, लाइब्रेरी में देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं, तो स्वाध्याय की आदत विकसित करना। और बच्चों में छात्रों में सोच मनन शक्ति, तर्क शक्ति, इनकी शक्ति को बढ़ाना। भाषा लिपि संबंधी जो नियम है उसको विकसित करना। तो बहुत उनका नियम जो होता है उनके बारे में अवगत कराना आप कहेंगे, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्या धर्मेण शोभते, इस सूक्ति का अर्थ पूछा गया था हिंदी में। कहने का मतलब क्या है, विद्या, तो विद्या सीधे ही आ गया, और धर्मेण शोभते यानी कि धर्म से शोभा पाती है, ये कहने का यहाँ पर मतलब है। तो केवल इतना सा आपको लिखना था, विद्या धर्म से शोभा पाती है। एक नंबर जो है उसी में ही क्वेश्चन था आपका। अभिता शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभिता मतलब होता क्या? अभिता मतलब होता है चारों ओर, और उसी संदर्भ में आपको लिखना था। और इन्होंने क्या क्या रखा था, विसर्ग लगा रखा है ना, तो यानी कि संस्कृत के आधार पर ही आपको यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना होगा। कोई भी लिख सकते थे, जैसे विद्यालय से अभिता वृक्षः सन्ति, मतलब विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, ऐसे करके तो कोई भी बना करके इसमें लिख सकते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा गया, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। मैंने आपसे कहा था ना कि एक ना एक ये पूरे पेपर में इस तरीके से साहित्यिक परिचय के आधार पर जीवनी टाइप की अवश्य दे देते हैं। जितने भी मेन हैं उनके जन्म मृत्यु एक बार अवश्य जो है आपको याद रखने होंगे। यही चीज देखिए महादेवी वर्मा में आपसे पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा जो है हिंदी भाषा की कवयित्री थी। छायावादी युग के जो चार प्रमुख स्तंभ थे ना,
उनमें से मानी जाती थी और आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता था। इस तरीके से मेन जो पॉइंट है उन पर फोकस करना था आपको। जन्म इनका 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाओं में निहार, निर्जा, सांदगीत, रश्मि, ये 4 जो मैंने रचनाएं आपको बताई ना, ये ट्रिक से हम बता चुके हैं। पूरा रचनाओं का मैंने कहा था ना कि आप सर्च करेंगे बालाजी स्टडी रचनाएं, उसमें 10 टोटल हमने अलग अलग लेखक कवि जो है उनकी रचनाओं की ट्रिक से याद कराया है। उसमें महादेवी वर्मा भी आपकी आती हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार देख लेंगे रचनाएं उनकी सारी याद हो जाएंगी। तो अगर आप थोड़ा सा बारे में और रचनाएं लिख करके आए तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर केवल बारे में लिख करके आए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर रचनाएं केवल लिख के आए हैं तो भी 1 नंबर मिलेगा। दोनों चीजों में ही 2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। 2 नंबर में देखिए पूरा पूरा क्वेश्चन आ गया, कल ही कराया था, मैं आपको दिखाता भी हूँ स्क्रीनशॉट। ऐसा ना लगे मैं खाली कह ही रहा हूँ, देखिए इसी का स्क्रीनशॉट है। 15 घंटे पहले मैराथन क्लास कराई थी ना हमने, उसी का ही है ये। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। और आपके पेपर में क्या पूछा गया, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो यही सब लिख सकते थे। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई होती है, उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी किसी विशेष व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा लिखता है उसे जीवनी कहते हैं। ऐसे करके 5 पॉइंट तक मैंने बताए थे, अगर आप 4 भी लिख कर आए तो काफी होगा। छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों जरूरी, डेली न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, वही पॉइंट आप बना करके लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा श्लोक है। अच्छा वैसे इन्होंने संस्कृत का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन अब एक ही में मिला दिया। देखिए ऊपर भी आए थे संस्कृत के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ भी देखिए इन्होंने एक श्लोक का हिंदी में भावार्थ पूछ लिया। वैसे तो अधिकतर आता था, एक क्वेश्चन ही आता था, अब ज्यादा पूछे हैं इन्होंने। ये अक्षीणो वितता क्षीणो वृत्तस्थु हतो हता, ये आपने सुना होगा। वृत्त यत्नेन संरक्षेत वित्त मेति चा याति चा। इसका मतलब ये होता है कि धन तो आता है और जाता रहता है, अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। ये पहली लाइन का अर्थ होता है। और जो ये दूसरी लाइन आपके में दे रखी है, ये दूसरी लाइन है उसी पूरे श्लोक का। और दूसरी लाइन का मतलब ये होता है कि धन से छीड़ होने पर, अक्षीणो वित्तता, धन से छीड़ हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता। अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतो हता, यानी कि उसका चरित्र अगर नष्ट हो गया तो वो संपूर्णता नष्ट हो जाएगा। तो केवल आपको यही लिखना था यहाँ पर कि धन से छीड़ होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता। मैं शॉर्ट में खाली लिख रहा हूँ, बाकी आपको मैं बोल के ही बता दे रहा हूँ। धन से छीड़ होने पर मनुष्य जो है वो नष्ट नहीं होता, पर यदि उसका चरित्र नष्ट हो जाए तो वो संपूर्णता नष्ट हो जाता है। इस तरीके से इसको लिखना था। अगला है, विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। तो आप लिख सकते थे क्योंकि मैंने इस जो पत्र है उसका पूरा फॉर्मेट दिखाया था आपको। अगला, कंदुकम और मिष्टानम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। देखिए फिर संस्कृत। तो कंदुकम से बना सकते थे, कंदुकम त्वम आनेय। कंदुकम का मतलब होता है गेंद। कोई भी वाक्य ऐसे आप अपने अनुसार बना सकते हैं, तो वो तो सभी में ही सही आएगा। और जो मिष्ठानम लिखा है इसको हम कहते हैं मिठाई। तो मिठाई से भी कोई बना सकते थे कि आपको ये मिठाई पसंद है, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनिया, संस्कृत ध्वनिया कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ भी संस्कृत का क्वेश्चन। यहाँ हो सकता है ये स्वर व्यंजन का वर्गीकरण की बात की गई हो, क्योंकि ऐसा खाली नंबर तो पूछेंगे नहीं ये 2 नंबर में। तो ये हो सकता है स्वरों को एक्चुअल में संस्कृत में जो है वो अच कहते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनको जो है वो हल कहते हैं। इसी का ही वर्गीकरण मेरे ख्याल से पूछा गया, और बाकी हो सकता हो इसके अंतर डिटेल भी आपको लिखना पड़े कि स्वरों की जो संख्या होती है वो 9 मानी गई है। इसमें आपका मूल स्वर, संयुक्त स्वर, इस तरीके से विभाजन होता है। और स्वरों के भेद में हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर करके आता है विभाजन, वो इसमें दिखाना हो। इसी प्रकार व्यंजन में जो वर्णों की संख्या होती है वो टोटल 33 होती है। तो ऐसे करके आपके वर्गीकरण 2 नंबर में तो आपको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। तो यही था हमारा ओवरऑल पेपर का सॉल्यूशन। कैसे कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन भी जो है हम जल्दी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।